ईरान अमेरिका वॉर के कारण हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को देश के सामने कौन सी रिक्वेस्ट करनी पड़ी है। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की स्पीच के समय पाकिस्तान के ही दूसरे कोने में अननोन गनमैन्स ने अब कौन सा कारनामा करके दिखा दिया है। कनाडा और भारत को लेकर कौन सी गुड न्यूज आ रही है। इसके अलावा भी काफी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जो आपको मेन स्ट्रीम के न्यूज चैनल्स के ऊपर एक साथ देखने को नहीं मिलेंगी, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। काफी सारी न्यूज कवर की गई हैं। सबसे पहले बात करते हैं भारत और कनाडा के बारे में। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि भारत और कनाडा के बीच अगले राउंड की ट्रेड टॉक्स की अनाउंसमेंट हो गई है और इस बार भारत के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स को खुद ही भारत के कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल सर लीड करेंगे। न्यूज निकल कर आ रही है कि पीयूष गोयल सर 27 से 29 मई तक 3 दिन के कनाडा के दौरे के ऊपर जा रहे हैं। पिछले कल ही हमने डिस्कस किया था कि कनाडा से ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स की टीम भारत आई थी और भारत में सेकंड राउंड की टॉक्स हो गई हैं, जो 4 मई से 8 मई तक की गई थी और इतने जल्दी थर्ड राउंड की टॉक्स की अनाउंसमेंट भी कर दी गई है। न्यूज आ रही है कि भारत और कनाडा ने टारगेट रखा है कि इसी साल 2026 के एंड होने से पहले ही दोनों देश ट्रेड एग्रीमेंट को फाइनलाइज कर लें एंड अगले साल ये एग्रीमेंट दोनों देशों के बीच इंप्लीमेंट भी हो जाए। इसलिए इतने फास्ट ट्रैक मोड के ऊपर ट्रेड टॉक्स की जा रही हैं। भारत के लिए गुड न्यूज ये है कि डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ्स के कारण दुनिया के कई सारे देश भारत के पास ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने के लिए आ रहे हैं और इसका फायदा आने वाले कुछ सालों के बाद भारत की इकोनॉमी को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अपडेट आ रही है पेट्रोल, डीजल और एलपीजी गैस को लेकर। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के लोगों से एक रिक्वेस्ट की है, आग्रह किया है कि भारत को भी अब वर्क फ्रॉम होम को और भी ज्यादा बढ़ावा देना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने देश के लोगों से पेट्रोल और डीजल को कम और समझदारी से इस्तेमाल करने की अपील करते हुए कहा कि पिछले 2 महीनों से हमारे पड़ोस में इतना बड़ा वॉर चल रहा है जिसका असर पूरी दुनिया के ऊपर पड़ा है और भारत के ऊपर इसका इम्पैक्ट और भी ज्यादा हुआ है। भारत के पास बड़े बड़े गैस के कुएं नहीं है, इसलिए हमें पेट्रोल, डीजल और एलपीजी गैस बड़ी मात्रा में बाहर से मंगवाकर इंपोर्ट करवानी पड़ रही है और इस युद्ध की वजह से पूरी दुनिया में दाम आसमानों के ऊपर पहुंच गए हैं। इसलिए लोगों से आग्रह किया जाता है कि पेट्रोल, डीजल और एलपीजी गैस का इस्तेमाल समझदारी के साथ किया जाए। ये कहना है भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का। अब एक तरफ भारत के प्रधानमंत्री लोगों को कह रहे हैं कि वेस्टेज कम करें और पेट्रोल डीजल बचाने के लिए वर्क फ्रॉम होम करें, लेकिन एट द सेम टाइम हमारे पड़ोस में ईरान आज की डेट में हजारों करोड़ों रुपीस का क्रूड ऑयल समुद्र में फेंक रहा है। बिल्कुल ठीक सुना आपने, ईरान अपनी रिफाइनरी से क्रूड ऑयल एक्सट्रैक्ट करके समुद्र में रिलीज कर रहा है, जो सैटेलाइट इमेजरी से देखने को मिला है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि अमेरिका ने जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के सामने अपने नेवल वॉरशिप्स डिप्लॉय करके ब्लॉकेड लगाया हुआ है, उसके कारण ईरान आज की डेट में अपना क्रूड ऑयल बेच ही नहीं पा रहा है। अब जब क्रूड ऑयल बिकेगा नहीं तो उसको कहीं ना कहीं तो स्टोर करना ही पड़ेगा। ईरान के पास भी भारत की तरह क्रूड ऑयल स्टोर करने के लिए ऑयल रिजर्वायर और ऑयल टैंक्स नहीं है। स्टार्टिंग के डेज में ईरान ने क्या किया कि जो ईरान के ऑयल टैंकर शिप्स थे, कुछ दिनों से ईरान डेली अपने ऑयल टैंकर शिप्स के ऊपर क्रूड ऑयल स्टोर करके रख रहा था और ये सारे ऑयल टैंकर शिप्स ईरान के खार्ग आइलैंड के पास पर डॉक हैं, जहां से ईरान अपना 90% क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट करता है। अब मसला ये हो गया कि ईरान के पास जितने भी ऑयल टैंकर शिप थे उन सब में क्रूड ऑयल पूरी तरह से फुल हो गया है और कोई भी खाली टैंकर शिप उनके पास नहीं बचा है और ना ही अमेरिका के ब्लॉकेड के कारण ईरान दूसरे रीजन से खाली ऑयल टैंकर शिप्स को बुला सकता है। ऐसे में जब सारे ऑयल टैंकर शिप्स फुल हो गए, अब ईरान क्रूड ऑयल को एक्सट्रैक्ट करके खार्ग आइलैंड के पास ही समुद्र में रिलीज कर रहा है, यानी ईरान अपना खुद का क्रूड ऑयल समुद्र में फेंक रहा है। अब आपके मन में सवाल ये आ रहा होगा कि ईरान अपने क्रूड ऑयल की एक्सट्रैक्शन को बंद ही क्यों नहीं कर लेता है। ईरान चाहे तो अपने क्रूड ऑयल की वेस्टेज को रोकने के लिए एक्सट्रैक्शन बंद तो कर सकता है, यानी ऑयल को जमीन से निकाले ही नहीं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ईरान की मजबूरी है कि उसको अपने क्रूड ऑयल की एक्सट्रैक्शन जारी रखनी पड़ेगी। ईरान की यह मजबूरी कोई छोटा मोटा मसला नहीं है, बल्कि इसके पीछे बहुत ही बड़े टेक्निकल कारण है। आज की डेट में अगर ईरान अचानक से अपने ऑयल वेल से एक्सट्रैक्शन बंद कर देता है तो उसको ऐसा नुकसान हो सकता है जिसे रिकवर करने में ईरान को कई महीने या फिर इवन कई साल भी लग सकते हैं और उसमें भी कई बिलियन डॉलर्स का खर्च आएगा, जो कि ईरान की सरकार आज की डेट में अफोर्ड ही नहीं कर सकती है। सबसे पहला मसला है ऑयल फील्ड्स के अंदर प्रेशर यानी कि दबाव का। ऑयल वेल्स और ऑयल फील्ड्स जमीन के नीचे बिल्कुल एक प्रेशर कुकर की तरह काम करती हैं। ज्यादातर ऑयल फील्ड्स में जमीन के अंदर नेचुरल प्रेशर की वजह से ऑयल बाहर निकल कर आता है। जब तक एक्सट्रैक्शन चलती रहती है तब तक ये प्रेशर बैलेंस में रहता है, लेकिन अगर ईरान अचानक से अपने ऑयल वेल से एक्सट्रैक्शन को बंद कर देता है तो ये नेचुरल प्रेशर खत्म हो सकता है और एक बार प्रेशर गिर गया तो फ्यूचर में उस ऑयल को दोबारा निकालना बहुत ही मुश्किल या फिर कई केसेस में लगभग नामुमकिन सा हो जाता है।
और ईरान के कई सारे पुरानी ऑयल फील्ड्स हैं जो कि ऑलरेडी काफी सेंसिटिव स्टेज के ऊपर हैं। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम पानी की है। जमीन के नीचे क्रूड ऑयल के साथ साथ सॉल्ट वाटर भी होता है। जब तक क्रूड ऑयल निकलता रहता है तो पानी नीचे ही दबा रहता है, लेकिन जैसे ही एक्सट्रैक्शन रुक जाती है तो पानी ऑयल की जगह लेना स्टार्ट कर लेता है, यानी कि ऑयल वेल्स के अंदर पानी भरने का खतरा होता है। और अगर एक बार ऑयल वेल्स के अंदर पानी भर गया तो उनको दोबारा क्लीन करके ऑयल निकालना वहां से बहुत ही डिफिकल्ट और महंगा हो जाता है, और कई बार वेल्स को परमानेंटली हमेशा के लिए बंद कर देना पड़ता है। तीसरा सबसे बड़ा इशू है पाइपलाइंस और मशीन के जाम होने का। क्रूड ऑयल के अंदर वैक्स और चिपचिपा मटेरियल होता है जो फ्लो चलते रहने के ऊपर लिक्विड स्टेट यानी कि तरल अवस्था में रहता है, लेकिन जैसे ही फ्लो रुक जाता है ये वैक्स और चिपचिपा मटेरियल अंदर ही जमना स्टार्ट हो जाता है और पाइपलाइंस ब्लॉक कर देता है, और फिर उनको साफ करने के लिए बड़े ऑपरेशंस करने पड़ते हैं जिनमें कई महीने और सालों तक का समय लग जाता है। इसलिए ये सारा झंझट लेने से आसान है क्रूड ऑयल की एक्सट्रैक्शन की स्पीड कम कर दी जाए और जो भी तेल निकल रहा है उसको समुद्र में रिलीज कर दिया जाए, ताकि ऑयल का थोड़ा सा नुकसान इसको तो सहा जा सकता है, लेकिन परमानेंटली ऑयल बंद करना बहुत ही बड़ा लॉस होगा। अब देखा जाए तो ऐसा करना भी गलत है। क्रूड ऑयल को समुद्र में रिलीज करना मरीन लाइफ के लिए बहुत ही बड़ा खतरा होता है और ये कई सारे इंटरनेशनल और एनवायरमेंटल लॉस और मैरीटाइम रूल्स के भी खिलाफ है, क्योंकि क्रूड ऑयल जब समुद्र के पानी के ऊपर फैलता है तो वो एक काली लेयर बना देता है जो कि सनलाइट और ऑक्सीजन को पानी के अंदर प्रॉपर्ली जाने नहीं देता है, जिससे कई प्रकार के समुद्री जीव मर जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ईरान वॉर में तो सिविलियंस और ह्यूमन लाइफ का कितनी कैजुअलिटीज हो रही हैं, कितने लोग मारे जा रहे हैं, ऐसे में मरीन लाइफ के बारे में सोचना तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। वैसे तो ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, लेकिन अगर आज की डेट में मोदी सरकार देश के अंदर पेट्रोल और डीजलों की कीमतों को बढ़ा देती है तो क्या आप उसको सपोर्ट करेंगे, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है पाकिस्तान से, लेकिन इसमें भारत और अमेरिका का भी काफी एक इंटरेस्टिंग एंगल है। दरअसल पिछले साल भारत ने जो पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर किया था, उसके बदले में पाकिस्तान की सेना ने उस समय ये दावा किया था कि उन्होंने भी ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस और मरकाए हक लॉन्च किया था, जिसमें उन्होंने जीत हासिल की और भारत के कई सारे सैन्य और सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह किया। पिछले कल संडे यानी कि 10 मई को पाकिस्तान की सेना ने इस विक्ट्री की पहली एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया है और इस मौके के ऊपर पाकिस्तान सेना के फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ने एक स्पीच भी डिलीवर की। इसी स्पीच में आसिम मुनीर ने अगेन झूठ फ्रॉड बातें बोलकर भारत को धमकाने की कोशिश की और अपने भूखे नंगे लोगों को धर्म के नाम के ऊपर फिर से गुमराह किया। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि पिछले कल जब आसिम मुनीर ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस और मारकई हक की सफलता के ऊपर पाकिस्तान में बड़के मारते हुए स्पीच दे रहा था, उसी समय पाकिस्तान के दूसरे शहर के ऊपर अननोन गनमैन्स एक बहुत ही बड़ा अटैक किया, जिसमें 15 से 20 पाकिस्तानी पुलिस के जवान मारे गए हैं और कई सारे गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। न्यूज निकल कर आ रही है कि पाकिस्तान की खैबर पख्तूनवा प्रोविंस में फ्रीडम फाइटर्स ने एक बहुत ही बड़ा हमला किया है। कहा जा रहा है कि एक्सप्लोजिव से भरी एक वैन को पुलिस इंस्टॉलेशन के पास ले जाकर वहां पर एक्सप्लोड किया गया है। खास बात यह है कि पिछले कल जनरल आसिम मुनीर ने अपनी स्पीच में यह दावा किया कि भारत और अफगानिस्तान एक साथ मिलकर उनके वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर डिस्टर्बेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं और जो भी तंजीमें अफगानिस्तान से लगने वाले बॉर्डर के ऊपर हमले कर रही हैं उसके पीछे भारत है। इसलिए मैं भारत और अफगानिस्तान को धमकी देता हूं कि ये हमले रोक दिए जाएं, वरना इनका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। अब भारत इस हमले के पीछे है या फिर नहीं ये तो खैर पता नहीं, लेकिन आसिम मुनीर की वार्निंग को अभी 1 घंटा भी नहीं हुआ था, यहाँ पर रावलपिंडी में आसिम मुनीर भारत को धमकी दे रहा था और वहाँ पर खैबर पख्तूनवा में अननोन मैंस और फ्रीडम फाइटर्स ने 15 से 20 पुलिस पर्सनल्स को 72 ऊरों की टिकट भी काट के दे दी। अब इसमें भारत का एंगल है या फिर नहीं वो तो खैर पता नहीं, लेकिन इसके अंदर अमेरिका का एंगल जरूर निकल कर आ रहा है, जिसके बारे में सभी बात कर रहे हैं। दरअसल अभी 3-4 दिन पहले ही अमेरिका ने अनाउंस किया था कि पेशावर में जो अमेरिका का कॉन्सुलेट है उसको अमेरिका बंद कर रहा है और वहां से अपने सारे ऑपरेशंस को इस्लामाबाद में जो उनकी यूएस एम्बेसी है वहां पर शिफ्ट कर रहा है। अभी जो अमेरिका का पेशावर में कॉन्सुलेट है ये भी खैबर पख्तूनवा रीजन में ही आता है, क्योंकि पेशावर खैबर पख्तूनवा स्टेट की कैपिटल है। 3-4 दिन पहले जब अमेरिका ने पेशावर के कॉन्सुलेट को बंद करने की अनाउंसमेंट की थी, उस समय अमेरिका ने कहा था कि वो अपने डिप्लोमेटिक स्टाफ की सेफ्टी के लिए चिंतित हैं और उनके साथ ही रिसोर्स मैनेजमेंट के चलते उन्होंने ये पेशावर वाला कॉन्सुलेट बंद करने का फैसला किया है। लेकिन अब डिफेंस एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अमेरिका को कहीं ना कहीं ये इंटेल पहले से मिल गई थी कि खैबर पख्तूनख्वा रीजन में फ्रीडम फाइटर्स के हमले और भी तेज होने वाले हैं, इसलिए अमेरिका ने समय रहते सेफ्टी के साथ अपने कॉन्सुलेट को बंद करने की अनाउंसमेंट की और अपने डिप्लोमेट्स को वहां से सीधा इस्लामाबाद में शिफ्ट कर दिया
और अब ये 3-4 दिन के बाद खैबर पख्तूनख्वा रीजन में इतना बड़ा हमला हो गया है। इसलिए अमेरिका की टाइमिंग के ऊपर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं और ये पूछा जा रहा है कि अगर अमेरिका को इंटेल मिल गया था तो क्या अमेरिका ने उसको पाकिस्तान के साथ शेयर किया, और अगर शेयर किया गया था तो फिर इतना बड़ा हमला होने से रोका क्यों नहीं, वरना ये 15 से 20 पुलिस पर्सनल्स बचाए जा सकते थे। एक और इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि पाकिस्तान की सरकार और जो पाकिस्तान की आर्मी है, इनको बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, तहरीके तालिबान पाकिस्तान और रीजन में जो बाकी के फ्रीडम फाइटर्स ग्रुप हैं, इन्होंने इन सब का नाम रखा है फितना अल हिंदुस्तान। यानी इनको एड्रेस करने के लिए पाकिस्तान की सरकार और पिछले कल पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने भी फितना अल हिंदुस्तान बोलना स्टार्ट कर दिया है। कई जगह फितना अल हिंदुस्तान या फिर फितना अल हिंद एक अरेबिक वर्ड है जिसका मतलब है कि भारत के समर्थन से केओस, कॉन्फ्लिक्ट, दंगा फसाद या फिर आतंकी हमले करना। पाकिस्तान अब ये अरेबिक टर्म इस्तेमाल कर रहा है बलूचिस्तान और ड्यूरन लाइन के आसपास वाले फ्रीडम फाइटिंग ग्रुप्स के लिए। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जनरल आसिम मुनीर ने पिछले कल 10 मई को रखा था भारत की हार को सेलिब्रेट करने के लिए, लेकिन सारा मजा किरकिरा कर दिया खैबर पख्तूनख्वा रीजन में इस इंसिडेंट ने, क्योंकि सारी हाइप जो क्रिएट की गई थी वो इस हमले ने खराब कर दी। और पाकिस्तान के लोग ये बोल रहे हैं कि भारत का तैयारे बाद में गिराना, भारत को बाद में हराना, पहले अपने खुद के बॉर्डर के अंदर तो हालात को संभाल लिया जाए। यहाँ तक अगर आपने हमारी वीडियो देख ली है तो इसका मतलब है कि आपको हमारी ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। भारत की फॉरेन पॉलिसी, हमारी अर्थव्यवस्था और डिफेंस से संबंधित काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती हैं जो बाकी चैनल्स कवर नहीं कर रहे हैं या फिर बाकी चैनल्स मिस कर देते हैं। हम वो सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ कवर करने की कोशिश करते हैं। प्रॉब्लम ये है कि अब हम चीज़ों को थोड़ा और प्रोफेशनल लेवल के ऊपर लेना चाहते हैं, टीम को बड़ा करके चैनल के ऊपर अपग्रेड्स करना चाहते हैं ताकि और भी बेटर और प्रोफेशनल वीडियोस आपके लिए हम लाते रहें। हम चाहते हैं कि बेटर रिसर्च करके ग्लोबल थिंक टैंक्स की रिपोर्ट्स, इंटरनेशनल पॉलिसी पेपर्स और ग्लोबल लेवल के ऊपर भारत के लिए कौन सी चुनौतियां आ रही हैं उसको डिटेल में स्टडी करके आप तक और बेटर तरीके से पहुंचाया जाए। इसके लिए हमें रिसर्च, एडिटिंग और कंटेंट क्वालिटी को इम्प्रूव करना होगा और उसके लिए टीम भी एक्सपैंड करनी होगी। ऑनेस्टी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे पास इस चैनल को नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेने के लिए जुनून और जज्बा ये दोनों ही हैं। एक दिशा भी है जिसकी तरफ हम आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन फंड्स की कमी आ रही है। हमें बस आपके सपोर्ट की जरूरत है जो आप हमारे चैनल का मेंबर बनकर हमें दिखा सकते हैं। हमने इंडियन अफेयर्स चैनल के ऊपर मेंबरशिप स्टार्ट कर दी है और मेंबरशिप को ज्वाइन करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, जहां से आप बहुत ही आसानी से चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड ऐसा नहीं है कि आपको चैनल मेंबर बनने का कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। चैनल मेंबर्स के लिए, यानी कि जो भी लोग ज्वाइन करते हैं, हम उनके लिए हर हफ्ते 3 से 4 स्पेशल मेंबर्स ओनली वीडियोस लाते रहेंगे, जिसमें हम ग्लोबल थिंक टैंक्स, इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स और डिटेल जियोपॉलिटिकल एनालिसिस को शेयर करेंगे, जो अक्सर इंटरनेशनल रिपोर्ट्स, रिसर्च पेपर्स और एक्सपर्ट डिस्कशंस पे मिलते हैं। लेकिन जो हमारी नॉर्मल वीडियोस होती है उनमें उसको डिटेल में कवर करना काफी मुश्किल हो जाता है। बाकी जो नॉर्मल वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर अभी आ रही हैं वो सब व्यूअर्स के लिए आती रहेंगी, लेकिन जो लोग चैनल को ज्वाइन करते हैं उनके लिए स्पेशल कंटेंट आएगा। आई होप आप लोग मेंबरशिप को ज्वाइन करके हमें सपोर्ट करेंगे ताकि हम आपस में एक साथ मिलकर इस चैनल को नेक्स्ट लेवल के ऊपर ले जाएं। ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जय हिंद, वंदे मातरम।